है कि इस देश को ये गठबंधन की राजनीति और तीसरे मोर्चे की संभावित राजनीति कहां लेके जाएगी। क्या ये राजनीति इस देश के हित में है? क्या तीसरा मोर्चा इस देश का फायदा करेगा या नुकसान करेगा? अब तक तो जितने भी तीसरे मोर्चे बने, इन सब ने इस देश का नुकसान ही किया है, क्योंकि कोई राष्ट्रीय प्रभाव या राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय नहीं कर सके। मुलायम सिंह दोबारा तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। देश के कई ऐसे लोग जो कांग्रेस के जाने के बाद बीजेपी को आने के बजाय तीसरे मोर्चे के विकल्प पे विचार कर रही है। ऐसे में क्या ये देश के हित में है? क्या कहना है आपका? आप इस विषय पर कॉल कर अपनी बात को रख सकते हैं। आइए आपके कॉल और प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। देश में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में कई बार तीसरा मोर्चा बना और टूटा है, मगर मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की राग अलापना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी इस पर भड़की हुई है। मुलायम कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक किसी भी एक दल को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, लिहाजा तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। अभी तक कांग्रेस के संकट मोचक बने मुलायम शायद कांग्रेस से अलग रास्ते की तलाश कर रहे हैं। इसी तरह यूपीए के तकरीबन हर फैसले के साथ रहने वाली एनसीपी को भी इसकी जरूरत महसूस हो रही है। उधर जेडीएस ने भी मुलायम के सुर में सुर मिलाया है। सीपीआई भी सकारात्मक रुख दिखा रही है। लगता है इन दलों को इस बात का आभास हो रहा है कि यूपीए सरकार कभी भी गिर सकती है और कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। तीसरे मोर्चे के पिछले संस्करणों को देखें तो ये विशुद्ध स्वार्थ की गठजोड़ की राजनीति रही है। मुलायम की साख सिर्फ यूपी में है और जीते भी यूपी में ही है, लेकिन तीसरे मोर्चे की हवा वो महाराष्ट्र के सांगली में दे रहे हैं, जहां वो एक सीट भी जीत लें तो बड़ी बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में तीसरे मोर्चे का मतलब है शरद पवार की सियासत में पैनापन लाना। तीसरे मोर्चे की दस्तक बीजू जनता दल की पहल और शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने 14वीं लोकसभा चुनाव से पहले इसके संकेत दिए थे, ताकि सत्ता के लिए जीत से पहले और सत्ता भोगने के लिए जीत के बाद के गठबंधन में खासा बदलाव तय किए जा सके। क्या ये गठजोड़ भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के दौर में देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसमें सत्ता से जुड़कर मलाई खाने की जो परंपरा राजनीतिक दलों की बन पड़ी है, उसमें सरकार चलाने की कांग्रेस और बीजेपी की अपनी सोच टिकती कहाँ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर है सरकार देश में होनी चाहिए जिसकी नजर में आम आदमी हो, हर धर्म प्रांत का व्यक्ति हो, देश की अर्थव्यवस्था बाजार पर नहीं खुद पर निर्भर हो, आतंकवाद के जरिए बढ़ते समाज को बांधा जा सके, पड़ोसी देश आंखें न तरेरे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, यानी देश में कहीं लोकतांत्रिक सरकार है इसका एहसास देश को हो। मगर अब तक के तीसरे मोर्चे की सरकार के इतिहास को देखा जाए तो हर बार ये सारे मुद्दे इससे काफी दूर रहे हैं। मुश्किलों में मुहाने पर खड़े देश को लेकर कोई सहमति तीसरे मोर्चे पर बन पाए, यही सबसे बड़ा संकट देश में तीसरे मोर्चे को लेकर हमेशा से खड़ा होता रहा है। जाहिर है ये समझ देश चलाने के लिए होगी तो सौदेबाजी की राजनीति कर रहे अपने वोट बैंक को सत्ता से मलाई दिलाने की क्षेत्रीय राजनीति बंद हो जाएगी। जब तीसरे मोर्चे की गठन की हवा बही कुर्सी की लड़ाई में तीसरा मोर्चा बनते बनते बनाने से पहले ही बिखर गया। बाधा हर बार यही रही कि इस मोर्चे का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुलायम सिंह का प्रयास हमेशा ही रहता है कि तीसरा मोर्चा बने और मुलायम इस मोर्चे के सरकार में प्रधानमंत्री बने। मोर्चे में शामिल होने वाली पार्टी के मुखिया इस पद को हासिल करना चाहता है और इसी में मोर्चा नहीं बन पाता है। पर स्वार्थ से दूर होना पार्टियों के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसी बात होगी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या तीसरे मोर्चे की राजनीति देश के लिए सही है? अब आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें, अपनी बात को रखिए। अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी सोशल प्रतिक्रिया इंटरनेट के द्वारा देना चाहते हैं तो www.sudarshannews.com पर जाके भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं, लेते आज की पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी। ये जो तीसरे मोर्चे की जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये
ये महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनके लिए ना देश, ना जनता और ना इंसानियत बड़ी मायने रखती है। महत्वाकांक्षी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। ये जो लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोग होते हैं। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। स्काइप का आईडी हमारा स्क्रीन पर चल रहा है। आप घर बैठे या कहीं पर भी अपने मोबाइल से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर, नमस्कार सर। बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ, तीसरे मोर्चे का मतलब है प्रधानमंत्री की हसरत लिए लोगों का समूह, जो अपने अपने स्वार्थों के लिए एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने हित के लिए सरकार का गठन करे, जिनका एक ही मकसद होगा, एक परिवर्तन की लहर को सांप्रदायिक रंग देकर मलखान सिंह वीरप्पन जैसे योजनाकारों के पद चिन्हों पर देश को चलाना है, जो कैश के बल पर गरीबों के दिल पर बरसों राज करते रहे। उनके पास भी लाडली योजना थी, जब वो एक दुल्हन का हार दूसरी दुल्हन के गले में डालते थे। सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस प्रशासन उन्हें जंगलों में ढूंढता रहा, लेकिन वो गरीबों के घर में चैन से सोता रहा। आज देश को मोर्चे की नहीं, मोदी जैसी सोच की जरूरत है, जो पेट नहीं हाथ मजबूत करे, जिससे देश का किसान खड़ा हो, जवान खड़ा हो। आज समाज तो क्या, साधु संतों तक की सोच बदली है, देश विदेश की सोच बदली है। कुंभ से परिवर्तन की आशा जगी तो है, दुश्मन को गोली लगी तो है। नमस्कार, धन्यवाद। एक अलग नारा इन्होंने दिया है कि मोर्चा या मोदी। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर, नमस्कार सर। हम झांसी सुनीता पांडे बोल रहे हैं। हाँ। तीसरे मोर्चे की सरकार 1977 में, 1989 में और 1996 में बनी थी। 1996 में 3 प्रधानमंत्री बने थे। इससे देश का विकास रुक गया था। और तीसरे मोर्चे की सरकार जो है वो क्षेत्रवाद व जातिवाद और भाषा की राजनीति करती है। तो इनके विषय में जनता को सोचना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये प्रतिक्रिया है। और अब तक के इतिहास में जब भी थर्ड फ्रंट बना, उस फ्रंट ने देश हित में काम करने के बजाय उन व्यक्तियों के लिए काम किया जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना सपना पूरा करने के लिए, खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ का सपना, देश के नंबर 1 चेयर पर बैठने का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री बने। कई बार तो यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस को दूर करने के लिए थर्ड फ्रंट बनाया जाए। कई बार यह कहा जाता है कि जातीयवादी शक्तियां अर्थात बीजेपी को कम्युनल पार्टी कहकर उसको दूर करने के लिए थर्ड फ्रंट बने। बीजेपी कभी समर्थन देती है तो कभी कांग्रेस देती है, लेकिन यह समर्थन देश के लिए नहीं होता। यह गठजोड़ तोड़ मड़ोड़ कर बनाया जाता है केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। यह बारी दोबारा आनी जा रही है। क्या यह देश हित में है? फेसबुक पर अभी कई प्रतिक्रिया आने लगी है और हम उसको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हम इससे जुड़े हुए कुछ कार्टून भी आपको दिखा रहे हैं, और जिसमें ये राजनीति कैसे कैसे कब कब कहां पर खेली गई और उसका अंतिमतः क्या खेल हुआ, ये आप देख रहे। थर्ड फ्रंट का ये नारा कई बार देश में उठता है, लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए ये कभी भी आगे नहीं जाता है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो तीसरे मोर्चे का प्रयोग है वो अभी तक सैद्धांतिक आधार पर सफल सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जितने घटक दल हैं ये एक तरीके के राजनीतिक विघटन के प्रतीक प्रतीत होते हैं और दो बड़े मुख्य धारा के दलों के साथ कभी न कभी रह चुके हैं और उसके बाद वो निश्चित समय नहीं व्यतीत कर पाए हैं, पुनः विघटित हुए हैं। तो एक तरीके से ये विघटन की राजनीति के प्रतीक बने हैं। इस दृष्टि से इसको सोचें। मैं हेमंत पंत उन्नाव से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात आपने कही। विघटन की अगर बात करें तो इस देश में जनता दल नाम का एक दल हुआ था और उसके पहले एक जनता पार्टी नाम की पार्टी। ये दोनों के इतने टुकड़े हो गए कि उन टुकड़ों की संख्या गिनना भी मुश्किल हो गया। इतने टुकड़े हुए और वो सारे टुकड़े अब भी राजनीति में विभिन्न पार्टियों के प्रादेशिक नामों के साथ मौजूद हैं। ये दोबारा हो सकता है। ऐसे दोबारा झुंड बनाकर कई लोग निकले हुए हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने,
देश के लिए कोई सपना नहीं है। सपना है केवल एक सरकार बनाने का और उस सरकार में अपने अपने ओहदे से, औकात से ज्यादा का पद पाने का। क्या किसी व्यक्ति के दल की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इस लोकतंत्र का उपयोग होगा, या इस देश के 125 करोड़ लोगों की आशा, आकांक्षा, सपने और इच्छा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र का उपयोग होगा? आपको तय करना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हमारे पास कारण है। हम आपको क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, यह कारण यहां दिखाते हैं। निजी हित साधने के लिए तीसरे मोर्चे की कवायद। तीसरा मोर्चा जब भी बना, इसके नेताओं के निजी हित हमेशा आड़े आए, चाहे वो पद पाने की लालसा हो या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात। यूपीए सरकार की नाकामी से बचना चाहते हैं। थर्ड फ्रंट की बात करने वाले जो दल यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो ही तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। जनता में सरकार के खिलाफ असंतोष है। इस नाकामी के लिए जितनी कांग्रेस जिम्मेदार है, उतनी ही उसकी सहयोगी पार्टियां। राष्ट्रीय दलों को डराने का जरिया तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे में जितने भी दल हैं, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय दलों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इससे इन दलों के क्षेत्रीय हित और वोट बैंक की राजनीति मजबूत होती है। कोई तीसरे मोर्चे की बात भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि की काट के रूप में करता है, तो कोई कांग्रेस से जनता की नाराजगी को भुनाना चाहता है। चुनाव के वक्त जनता को रिझाने का जरिया तीसरे मोर्चे की बात कहना। जब जनता राष्ट्रीय दलों से नाराज होती है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दल जनता को रिझाने के लिए तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देना। तीसरे मोर्चे के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं होते। इससे देश की आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। ये कारण है जिन कारणों से हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि देश को ये जोड़ तोड़ की राजनीति, देश में तीसरे मोर्चे की आहट, क्या ये देश हित में है? और अब तक के प्रत्येक कॉलर ने इस बात पर मुहर लगाई कि ये देश हित में नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया में अब तक हजारों प्रतिक्रिया आई है। इंटरनेट पर, फेसबुक पर जो हमारा सोशल पेज है www.sudarshan news, facebook.com/sudarshan news, हमारा ट्विटर है, ट्विटर जो हमारा है वो सुदर्शन न्यूज नाम से है। साथ साथ में हमारा सोशल मीडिया के अन्य साइटों पर भी सुदर्शन न्यूज के इस नेटवर्क पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो आजकल जो क्षेत्रीयता का बढ़ावा जो दे रहे हैं, ये सर ये हमारे जो लोकतंत्र के लिए ना बड़े खतरनाक है। ये संविधान में संशोधन करके ना ये क्षेत्रीय पार्टियों को किस तरह से, और जो ना स्टेट्स को, जो हमारे स्टेट्स हैं, इनको थोड़ा सा ना इनकी पावर को कम करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्षेत्रीय दल की राजनीति फिलहाल हमारे राष्ट्रीय राजनीति पर हावी है, और यह राष्ट्रीय राजनीति पर इतनी हावी है कि देश की अर्थनीति ही नहीं, देश की विदेश नीति भी इससे प्रभावित है। हमारी क्षेत्रीय राजनीति बजट पर प्रभाव करती है, हमारी क्षेत्रीय राजनीति देश के प्रधानमंत्री पर प्रभाव करती है, हमारी क्षेत्रीय राजनीति देश के मंत्रिमंडल के साइज, आकार और मंत्रिमंडल के विभागों पर असर करती है, और विदेश नीति तक को भी परिणाम करती है। क्या क्षेत्रीय राजनीति इतनी हावी हो गई है? ये इसलिए हो गई है क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो अपने बलबूते अकेली एक पार्टी नहीं बना पाती, और गठजोड़ के जोड़ में उसको राज्यों की मदद, खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की मदद लेनी पड़ती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और कॉलर के पास जाने के पहले हम आपको परिणाम भी दिखाएंगे कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही होता रहा। देश को स्थायी नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। तीसरे मोर्चे के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। जब भी इन तीसरे मोर्चे के नेताओं के हित आपस में टकराए, तभी इन्होंने सरकार को कमजोर करने की कोशिश की। देश की सरकारें देश हित में काम नहीं कर पाएंगी, चाहे वो तीसरे मोर्चे की सरकारें हों या फिर गठबंधन की सरकारें। हमेशा इन क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्रीय हितों के लिए सरकारों को कमजोर किया, जिससे देश हित के कानून बनने में अड़चन आई। देश में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। जब देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, तब विश्व बैंक से अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर्ज लिया गया। इस कर्ज को एनडीए सरकार ने काफी हद तक कम किया, लेकिन उसकी मार आज भी देश सह रहा है। देश का विकास रुक जाएगा। ये दल राष्ट्रीय नीति बनाने का विरोध करते हैं। ये दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नीतियां बनाते हैं। इससे देश को काफी नुकसान होता है, जिसका सीधा सीधा असर देश के विकास पर पड़ता है। देशवासियों में असंतोष बढ़ जाएगा। जिस तरह से यूपीए सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है,
इस नाराजगी की वजह जितनी कांग्रेस है उतनी ही उसकी सहयोगी पार्टियां। अगर ये सहयोगी पार्टियां तीसरे मोर्चे की बात करेंगी तो इससे जनता में नाराजगी और बढ़ सकती है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। ऐसा है जो हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क कट गया है। हम दोबारा कॉल करने की अपील करेंगे। हमारे कई और ऐसे कॉलर है जो अपनी बात को इस मौके पर रखना चाहते हैं, क्योंकि देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, और इस विषय पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो किस विषय पर बोलेंगे। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, क्या गठजोड़ की राजनीति खास करके जो तीसरे मोर्चे की संभावना बनी है वो इस देश के लिए कितनी सही है। क्या तीसरे मोर्चे की सरकारें इस देश को अब इस स्थिति में स्वीकारना कितना सही रहेगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। तीसरे मोर्चे की सरकार देश के लिए ठीक होगी या नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो देश के गृह मंत्री राजा भैया होंगे और देश के रक्षा मंत्री अकबरुद्दीन ओवैसी होंगे। जय हिंद। जय। धन्यवाद। बहुत यहाँ पर एक ऐसी बात कही है, क्योंकि तीसरे मोर्चे में केवल नंबर ऑफ सांसदों की संख्या परिणाम कारक होती है। कौन कितना मोल भाव ज्यादा करता है इस पर निर्भर है कि सरकार बनने में किसकी भूमिका कितने सांसदों के साथ निर्णायक है। ऐसे में जो भी मांगा देना पड़ता है, क्योंकि वहां मोल भाव जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जनाब। क्या देश तीसरे मोर्चे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार फिर तैयार है कि हर 6 महीने में नई सरकार और प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल यही होने जा रहा है। हेलो। हाँ, क्या कहेंगे आप? कि तीसरा मोर्चा का एक एक्सपेरिमेंट अपना देश भारत क्या करने के लिए मेंटली और फाइनेंशियली तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा सामने आ रहा है चित्र। तो इसको क्या एक्सपेरिमेंट करके वैसे ही जैसे दलदल की सरकार बनती थी हर 6 महीने में 3 महीने में नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है क्या? बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ हाँ संदीप चौहान बोल रहा हूँ धामपुर से। हाँ हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग देश के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है वो तीसरे मोर्चे के बारे में सोचें। हाँ। और जो लोग देश के प्रति गंभीर हैं वो इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। और जो देश से हमदर्दी रखते हैं वो बीजेपी को वोट करें, और जो देश को लुटवाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, वो कांग्रेस को वोट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमको आखिर ये एक्सपेरिमेंट किस लिए करना है? बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट अपने क्षेत्रीय भावनाओं को उत्तेजित कराकर उसके प्रलोभन दिखाकर उस राज्य से वोट प्रतिशत खींचा जाता है। शरद पवार महाराष्ट्र में माहौल बनाते हैं कि अगर आप मुझे ज्यादा सांसद देंगे, मेरे पार्टी को ज्यादा सांसद देंगे तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। महाराष्ट्र को कभी अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मिले, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए। यही बात मुलायम सिंह अपने जगह पर कहते हैं, यही बात देवेगौड़ा कर्नाटक में कहते हैं, यही बात चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, यही बात कभी लालू भी अपने यहां पर कहते थे। अब नीतीश अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। क्या यही बातें क्षेत्रीय माहौल को गरमाकर, क्या यही बातें क्षेत्रीय भावनाओं को उत्तेजित करवाकर, क्षेत्रीय भावनाओं को लालच दिखाकर नहीं खराब कर रही है? अगले कलर के पास चलते हैं। हेलो नमस्कार। बोलिए। हेलो नमस्कार।
हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सर जी, मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग अमेरिका में भी देखते हैं। हाँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये अपनी गवर्नमेंट है वो अमेरिका का जो अनुकरण करती है, तो उससे अनुकरण ये पॉलिटिक्स का क्यों नहीं कर रही है? इधर दो ही पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। उसकी तरह वो भाजपा और कांग्रेस करे, वो छोटे पक्षों को बर्खास्त करे। ऐसा क्यों नहीं कर सकती है ये? अमेरिका का वॉलमार्ट उधर लाती है, सबको अपनी पॉलिटिकल जो अपनी वो है वो इमेज उधर क्यों नहीं ले जा सकती है, जो दूसरा अनुकरण जो करती है? मैं यही कहना चाहता हूँ सर जी। बिल्कुल, धन्यवाद। अमेरिका में दो राजनीतिक दल है, वहां पर द्विपक्षीय संसदीय पद्धति है और जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है वो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पार्टी में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है, अपने गुट के साथ, व्यक्तिगत या कुछ भी, किसी भी स्थिति में उनको इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना पड़ता है। और द्विपक्षीय लोकतंत्र वहां पर है, वही अमेरिका का एक बहुत बड़ा पावरफुल देश होने का कारण भी है। वहां पर हर 3 महीने में प्रधानमंत्री नहीं बदलते, वहां पर नीतिगत निर्णय पार्टी बदलने के बाद भी नहीं बदलते। हमारे यहाँ पर पार्टी बदलना तो दूर, एक ही पार्टी के 2 मंत्री अलग अलग नीतिगत निर्णयों पर अपनी राय रखते हैं और उसको आग्रह के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। सर, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, द्वारका, दिल्ली से। बोलिए सर, ये थर्ड फ्रंट तो बिल्कुल होपलेस है, हम 3 चांस पहले देख चुके हैं, इसमें कंट्री का सत्यानाश ही है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आउटसाइड सपोर्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको भी बंद कर देना चाहिए। बस यही मेरी। धन्यवाद। ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि ऐसे खेल को, तमाशे को और नौटंकी को तो घटनात्मक दुरुस्ती करके संविधान में बदलाव करके बंद करना चाहिए कि ये नौटंकी इस देश के हित में नहीं है और इसको करने का, खेलने का, तमाशा करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को केवल इसलिए आधार पर नहीं दिया जा सकता कि उसके पास चंद सांसद है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं धर्मचंद शर्मा भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में मुलायम लालू जैसे नेता हैं, ये सीबीआई इनके पीछे लगी हुई होती है तब ये कांग्रेस को समर्थन देते हैं, और जब जांच बंद हो जाती है तो समर्थन वापसी की बातें करते हैं। सीबीआई का मतलब जिन बाहर निकल आता है, अब ये स्वयं प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का कार्य जो बाहर विदेशों में जमा है वो कैसे वापिस आएगा? तो और आगे ये देश का बेच भी देंगे। इन जैसे नेताओं को मतलब देश की चिंता नहीं है, मैं और किसी अपने क्षेत्र की इनको चिंता है। ये बस अपने हित, अपने खुद घर के हित के ही लिए मतलब वोट मांगते हैं दुनिया से और वोट लेते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं शमशेर सिंह क्रांतिकारी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये तीसरे मोर्चे की जो सरकार जो देश के अंदर बनाने की बात कही जा रही है, ये देश को जो है पीछे धकेलने की बात कही जा रही है। कुछ महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, राजनीतिक लोग, वो अपनी छवि को सुधारने के लिए ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के अंदर कि चाहे कोई आके मुझे गोली मार दे, चाहे कोई आके मुझे गोली मार दे, खाल मेरी जिंदा ही यहाँ उतार दे, चीख चीख कर यही ऐलान करूंगा, सच्चाई की बात सरेआम करूंगा। नेताओं को वोटों का विधान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जिसे हिंदुस्तान चाहिए। जातिवाद का चढ़ा इतना उफान क्यों, क्षेत्रवाद का जहर इतना गुमान क्यों, लूटपाट, जुल्म, कत्ल, भ्रष्टाचार क्यों, हाय हाय चीख शोर हाहाकार क्यों? हाँ जी, हेलो, बिल्कुल जारी रखिए। इन सभी कुचालों का नकाब एक है, इन सभी सवालों का जवाब एक है। राजनीति नंग से निहंग हो गई, कुर्सियों से जंग हो गई और व्यक्ति आज देश से महान हो गया, नीतियां अपंग अंग भंग हो गई। और आज मेरे देश को प्रकाश चाहिए, राजनीति को नया विकास चाहिए। गांधी के स्वराज्य राम राज्य के लिए एक राष्ट्र भक्त राष्ट्रदास चाहिए और आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। जय हिंद। वाह, सुभाष बाबू का नाम यहाँ पर याद किया गया तो इतिहास को याद करना जरूरी है। इस देश में हमेशा राजनीतिक शक्ति जिसके पास है, जिसके पास सांसदों की संख्या है, जिसके पास कोई गांधी जैसा गॉडफादर है, वही प्रधानमंत्री बना है।
इस देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाला, इस देश में इतना बड़ा शासन अंग्रेजों का होने के बावजूद उसके विरुद्ध सेना खड़ी करके इस ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध करने वाला नेताजी सुभाष बाबू जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसको निर्वासित तरीके से या उसके मृत्यु को एक रहस्य बनाकर इस देश से दूर रखा जाता है। सुभाष बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन सके, नेहरू बने। नेहरू के समय भी इस देश में दूसरा विकल्प उपलब्ध था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया। उनके पास तो सांसदों की भी संख्या थी। लेकिन हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि कभी यहाँ पर कोई राजनीतिक मसीहा सर्वासर्वे होकर बैठता है और लोगों की मत आकांक्षा और विचारों को दूर कर कर अपने विचारों को थोपता है, या फिर कोई ऐसा कठपुतली बैठता है कि जो सांसदों के दौर के ऊपर अपना तमाशा खेलने के लिए तैयार रहता है। क्या ऐसा ही देश चलेगा? इस देश को कभी तो अपने इच्छा अपेक्षा के अनुसार इस देश का सेवक प्रधानमंत्री बनेगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। हाँ। हेलो, जी सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, मैं तीसरे मोर्चे के लिए यही बोलना चाहूंगा कि फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ। हाँ। क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कामयाब नहीं है। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। मुलायम सिंह की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक रही है। जिस वादों के साथ, अपेक्षाओं के साथ लोगों ने इनको सत्ता पर बैठाया, उसके बाद उनकी खुद की स्थिति जितने सांसद थे उससे कम होने के जगह पर आ गई है। ऐसे में मुलायम सिंह के पास भी प्रधानमंत्री का झुंझुना उत्तर प्रदेश को दिखाने के सिवा कोई चारा नहीं है। कानून व्यवस्था का आश्वासन हो या देश राज्य को बिजली, सड़क, पानी देने की बात हो, वहां पर मुलायम सिंह सही साबित नहीं हुए। ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि राज्य को एक अस्मिता की जागृति करके प्रादेशिक भावनाओं के आधार पर प्रधानमंत्री का गाजर दिखाया जाए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, प्रणाम। मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ। सर, तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग, इससे जो है ना सरकार अपने फैसले अच्छे से नहीं ले पाएगी। अगर ये लोग चाइना के विरुद्ध कुछ करना चाहेंगे तो लेफ्ट वाले टांग खींचेंगे। अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश के विरुद्ध कुछ करना चाहेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला मुलायम सिंह सामने आ जाएगा। इसलिए देशवासियों को एक एकल पार्टी की सरकार को ही लेके आना चाहिए, ना कि ये मिली जुली सरकार, तीसरे मोर्चे की सरकार। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देश के हित में। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ ने की। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इस ऐसी राजनीति का ना केवल राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक विषयों पर परिणाम होता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे दलों के बहुत ही तुच्छ स्वार्थ के लिए विदेश नीति पर भी परिणाम होता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लेफ्ट कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना वोटों का बाजार उनसे सजाया हुआ है और वो बाजार की मंडी इनको मोल भाव कर सांसदों की संख्या यहां मोल भाव करने के लिए देती है। मुलायम सिंह पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तमिलों के विषय को उठाकर श्रीलंका के खिलाफ बोला जाएगा। और भी कई ऐसे राजनीतिक दल है जो क्षेत्रीय भावनाओं को विदेश राजनीति पर भी भारत सरकार पर हावी करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार साहब, छबड़ा से बोल रहा था, मदन मोहन खेलवा। हाँ, ये तीसरे मोर्चे के बारे में बोल रहा था। ये तीसरे मोर्चे सरकार है, ये बेहद मतलब जो है पार्टियां बेहद मतलब वो का परचा साहब चालाक है और स्वार्थी है। ये देश के दुश्मन अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है पार्टियां। इस मामले में तो अपने निर्वाचन आयोग को भी कोई भूमिका निभानी चाहिए और जितनी भी अपने पार्टियां है, क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता खत्म करना चाहिए। बस ये कहना था मुझे। धन्यवाद। क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीति में सरकार बनाने के लिए सांसदों वाली संख्या के अधिकार का जरूर पुनर्विचार होना चाहिए। इस विषय पर प्रादेशिक राज्य में तो सरकार बनाने के लिए प्रादेशिक पार्टियां हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री तय करने की दिशा में इन पार्टियों का अगर भूमिका रहेगी तो वो जरूर धोखादायक रहेगी। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी, अंबाला से। बोलिए।
जैसे अभी एक भाई साहब ने बात की थी कि अमेरिका के बारे में कि 2 ही फ्रंट है वहां पर, 2 ही मोर्चे हैं वहां पर। ऐसे ही अगर हमारे देश में भी हो सकता है कि 2 ही मोर्चे हों और हमारे देश की जनता इतनी जागरूक हो कि हम सिर्फ 2 ही मोर्चों को में से किसी एक को जो अच्छा काम करने वाला है हम उसको चुन के देश के सामने लाएं, ताकि वह हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी या कुछ जैसे कि सरकार में हो रहा है, गरीब आदमी बिल्कुल ही मारा जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है और ये बात इवन स्थानिक चुनावों में भी की जा सकती है। कई बार हम देखते हैं कि इतने राजनीतिक उम्मीदवार खड़े होते हैं कि सारे राजनीतिक उम्मीदवारों की अगर हम चुनाव में वोटों की गिनती करें तो जो चुनकर आया है उससे ज़्यादा वोट अर्थात उसके विरोध में वोट बाकी अन्य लोगों को पड़े होते हैं, लेकिन संख्या के विभाजन के आधार पर उसको चुना जाता है। देश में मोर्चे की बात अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में तो 2 राजनीतिक दल है। भारत में 2 मोर्चे का विचार सामने कई सालों से लगातार प्रयोग के तौर पर आया है कि एनडीए भाजपा की लीडरशिप में और यूपीए कांग्रेस की लीडरशिप में, लेकिन ये राजनीतिक दलों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये मोर्चे है, गठबंधन है और ये गठबंधन प्रधानमंत्री को कठपुतली की तरह नचाने का काम करते हैं, यह साबित हो चुका है। अगले कॉलर, नमस्कार, हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। तो नहीं लगता है जो देश के लिए तीसरा मोर्चा सही है। इसमें तो हर एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, सब अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है जो ये अच्छा ही होगी तीसरा मोर्चा बन के आम जनता के लिए। हम ये एमएमएस आपको भेजने के लिए कहेंगे कि आप ये एमएमएस केवल मोबाइल से ही भेजें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में जाके भी आपके वेब कैम के सामने बैठकर अपने वीडियो को 10 या 15 सेकंड तक अपनी बात को रखें और उस वीडियो को फाइल बनाकर आप हमको भेज दें bindaasbol@sudarshan.tv.com पर, या आप आपके वीडियो को अटैच करें, पोस्ट करें हमारे फेसबुक के पेज पर, तो हम उसको भी डाउनलोड कर प्रतिक्रिया के रूप में इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। हमारे साथ अब हम इस कार्यक्रम में बचे हुए समय में वीडियो कॉलर को भी लेना शुरू करें। स्काइप पर भी हमारे साथ कई कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। एक एक करके हम आपको वीडियो कॉल और स्काइप के कॉल से भी बात करेंगे। अभी अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ये भैया मुलायम सिंह जैसे लोगों के पास ना तो कोई पॉलिसी है, इनका लैपटॉप बांटने के अलावा और कोई पॉलिसीज नहीं है। ये हिंदुस्तान को एक आंतरिक युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान को मुलायम सिंह जैसे लोग आंतरिक युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा जो क्षेत्रीय दल हैं ये जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते, देश की समस्याएं क्या समाप्त करेंगे? हेलो, ये सिर्फ एक लोगों को लुभाने वाले और बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि हमने जो है किसी न किसी तरीके से वोट चाहिए और हम राजनीति में अपने जो है एक अपनी पैठ बना सके कि भाई हमने ये किया, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी समस्याओं के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जो राजनीतिक दल अपने राज्य की समस्याओं को, क्षेत्रीय प्रादेशिक समस्याओं को हल नहीं कर सकते और राष्ट्र की राजनीति को समझेंगे भी नहीं। कई लोगों को तो यहाँ आके दिल्ली में क्या किया जाए ये समझने में ही, सेंट्रल हॉल के दरवाजे खोजने और समझने में ही उनके 5 साल चले जाते हैं। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, क्या कहेंगे? अच्छा सर, ये तीसरे मोर्चे की सरकार जो है ये तो किसी काम की नहीं है। हाँ। ये तो देश को लूटने का धंधा है। 2 ही मोर्चे होने चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। ये छोटे छोटे मोर्चे हैं, जब भी मौका पाते हैं तो ये जो है बर्बाद ही करते हैं देश को। इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई नियम और कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। जय श्री राम सर। बोलिए सर, ये थर्ड पार्टी की सरकार जब बनेगी तब हिंदुस्तान में हर आदमी के पास तमंचे, चाकू, छुरियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी का जो हाल चल रहा है वहाँ आए दिन गोलीबारी चलती रहती है, लोग अपने आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो अपने बचाव के लिए
जो हिंसा से दूर रहने वाले इंसान को भी फिर अपने पास हथियार रखने पड़ेंगे। तो थर्ड पार्टी की सरकार जब बनेगी तो देश एकदम ऐसा लगेगा कि भारत में वर्ल्ड वॉर चल रहा है क्या। और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही देश को बराबर नहीं चला पा रही है। और थर्ड पार्टी की सरकार बनेगी तो ये समझ लो कि बस अभी तो फिर भी अपन कैसे भी गुजारा चल रहा है, कैसे भी खींचतान के पेट काट के बचत करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। मगर जब थर्ड पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मेरे ख्याल से या तो फिर गुंडागर्दी करना पड़ेगा या फिर भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि देश तो पूरा पीछे ही चले जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हर किसी की सोच यही हो जाएगी कि धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, हिंदुस्तान में दो ही ताकतें काम कर रही हैं अभी तक हिंदुस्तान में दो ताकतें काम कर रही हैं, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्ट हो चुकी है, इसके तो भ्रष्टाचार के पता नहीं कितने कारनामे जनता के सामने हैं। और दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं समझता कोई बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रीय राजनीति में। केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर पहले सत्ता में आई है। तो मैं समझता हूँ तीसरे मोर्चे को भी मौका मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। केवल दो लोगों को भरोसा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। तीसरे मोर्चे को भी मौका प्रयोग के तौर पर मिलना चाहिए। ऐसी बात जो सामने आती है तो कई बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं, पिछले प्रयोगों को देखकर आप उसके अनुमान के आधार पर इस बार भी क्या हो सकता है ये अनुमान लगा सकते हैं। और देश कोई खेल नहीं है कि जिसके प्रयोग कर कर देखे जाए। ऐसे लोगों के प्रयोग, मुलायम सिंह के ऊपर क्या प्रयोग करेंगे आप? अगले कॉलर के पास चलते हैं। ओके, नमस्कार सूरज जी। नमस्कार, मैं गौरंग पटेल बोल रहा हूँ अमेरिका से। हाँ, मैं ये आपका टीवी प्रोग्राम देखता हूँ एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ, एंड आई लाइक दिस वन। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये तीसरा मोर्चे की सरकार की बात जो कर रहे हैं वो अपने इधर कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि ये चोर है। सब लोग जो आपने पुतले लगाए हैं वो सब चोर है। ये मुलायम है, ये सब चोरों की सरकार है। अपने देश में ही अपने को लुटते हैं। ये अमेरिका के अंदर जो दो सरकारें हैं ऐसी उधर करनी चाहिए। जो भी काम करता है उसको देना चाहिए काम। और ये जो नरेंद्र मोदी जो आएंगे वो देश का उद्धार करेंगे। हम लोग इधर से देखते हैं, हम लोगों को पता चलता है कि बाहर से ऊपर से जब दुनिया दिखती है तो पता चलता है कि गुजरात क्या है। और ये सब जो बकवास है, जो सब लोगों को जेल में डालना चाहिए, सब चोर लोग है। ये जो आपने जो भी चिक्चर लगाए हैं उधर वो सब चोर है। बस वही कहना चाहता हूँ कि तीसरे मोर्चे की सरकार कुछ काम की नहीं है सब जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। लोग क्या विचार व्यक्त करते हैं, अपने अपने नेताओं को आप प्रोजेक्ट करते समय इस बात को जरूर समझिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो। हाँ, जम्बाल बोल रहा हूँ मैं। जम्बाल बोल रहा हूँ जम्मू से। बोलिए। हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने जो फोटो लगाई है जो पीछे जो ये सारे बूढ़े खटियाल जो हैं। हाँ, तो इनकी तो इतनी उम्र हो गई है, इनको घर पर जाके बैठना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इन सबको देश की पड़ी हुई है, इनको तो सिर्फ अपने आप नहीं पड़ी हुई है। हर एक इतनी उम्र हो गई, पाँव से तो चला नहीं जाता। मतलब ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने कि हर वक्त देश को बिगाड़ने की कोशिश की है, संभालने की कोशिश कभी नहीं की इन्होंने। बिल्कुल। तो हिंदू राजनीति के ऊपर तो ये ऐसे बिफरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया इनको। बिल्कुल भाई, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, तो हिंदू की बात नहीं करेंगे तो जिसकी पाकिस्तान की बात करेंगे। तो ऐसा है, इन लोगों को रिटायरमेंट कर करके घर पर बैठा देना चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम लेकर आए हैं आपके सामने। हम आपको पूछ रहे हैं कि इस देश में गठजोड़ की राजनीति देश को कहां लेकर जा रही। अब ये कमी थी कि यहां पर अब बाहुल्य को फिर बदलकर वहां कठपुतली के तौर पर एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो किसी राज्य से राजनीतिक पार्टी का प्रमुख होगा। उस राजनीतिक पार्टी का प्रमुख होगा जिसके पास सांसदों की संख्या ज्यादा होगी, और वो देश को चलाएगा। बाकी लोग उसके दौर खींचेंगे और फिर इस देश को एक और नई नौटंकी मिल जाएगी। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार।
जी बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलते रहिए आप। मैं थाईलैंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बंशीधर दुबे है। हाँ। और जो ये थर्ड फ्रंट की लोग बात कर रहे हैं, हाँ। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत खतरनाक संदेश जाएगा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। विदेश में रह रहे भारतीय भी अपनी बात को क्या रख रहे हैं। अब तक एक भी कॉलर ने इस विषय का समर्थन नहीं किया। एक कॉलर ने भारत से जरूर ये बात को कहा कि तीसरे मोर्चे को भी मौका देकर देखना चाहिए, लेकिन देश कोई खेल खेल कर देखो, फायदा हुआ तो फायदा, नुकसान हुआ तो नुकसान, ऐसा नहीं चल सकता। अगले कॉलर। जी हेलो। हाँ सर, सत्यवीर बोल रहा हूँ धामपुर से। हाँ हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल कोई राजनीतिक दल ना होकर ये तो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और ये देश को क्या चलाएंगी। ये तो केवल अपना राजनीतिक फायदा, अपना फायदा देखने के लिए जो राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, इन पे दबाव बनाना चाहते हैं, इनसे अपना काम निकालना चाहते हैं, इनसे देश को कोई लेना। बिल्कुल, धन्यवाद। हमने इसके ऊपर भी कभी बिंदास किया था और कहा था कि क्या ये देश में राजनीतिक पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई। हम दोबारा आने वाले दिनों में इस विषय पर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी राजनीतिक विषयों को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। देश में चुनाव सर पर है, किसी भी समय पर ये सामने आ सकते हैं और इसलिए देश को राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझ होना जरूरी है, राजनीतिक प्रगड़ता आना जरूरी है, राजनीतिक नॉलेज मिलना जरूरी है, राजनीतिक विकल्पों के विचार, उन विकल्पों के होने वाले फायदे, उन विकल्प के होने वाले नुकसान जरूरी है समझना देश को, और इस देश के मतदाताओं को, देश के नागरिकों को इसमें जानकारी देना भी जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जय हिंद साहब। बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तीसरा चौथा फंड से नहीं वाले देश के जो आपके नेता है वो देश के बारे में तो सोचें कि कोई स्विच बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस जमा करना चाहते हैं। कोई फंड में नहीं दिखे पब्लिक यही चाहती है कि कोई देश तरक्की हो, लेकिन नेता देश के बजाय अपनी तरक्की कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। देश की बजाय नेता अपने तरक्की पे लगे हुए हैं। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। बोलिए। नमस्कार। क्या कहेंगे? मैं पवन कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहने का, अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है, हाँ, तो इसमें मंत्री बनेंगे कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से, कोई वेस्ट बंगाल से। हाँ। ये तो अपना अपना जो हित है उसको ही साधेंगे जो लोग, इनको देश की क्या चिंता है। अभी हमारी ये ममता बनर्जी ये रेलवे मिनिस्टर रही है देश में, तो ये देश का कभी इन्होंने प्रवास ही नहीं किया, कोई टूर नहीं किया, सिर्फ बंगाल बंगाल बंगाल। तो ऐसे ही जब मंत्री आएंगे हमारे मुलायम सिंह यादव, ये लालू यादव आएंगे, तो ये यूपी और बिहार से बाहर थोड़ी निकलेंगे ये। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में इनका तीसरे मोर्चे का कोई तुक नहीं इस देश के अंदर बनता। तो इसलिए मैं देश के नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल इसको निकाल दें, सिरे से निकाल दें। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉलर ने जो बात कही उसमें एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि केवल कुछ राज्यों के मंत्री बनेंगे। हाँ, इस देश में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सरकार में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो छोटा सा छोटा कोई राज्य क्यों ना हो, उसको प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसी सरकार जब बनती है तो कई बड़े बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व उनमें नहीं होता है, क्योंकि उन बड़े राज्यों में क्षेत्रीय दल ना होकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, या कई बार क्षेत्रीय दल भी उस नेशनल सिनेरियो में थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं होते, और फिर पूरा राज्य की राज्य बगैर मंत्री का रहता है। इस देश में देवी गौड़ा के समय भी ऐसी स्थिति बनी थी कि महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य का एक भी सांसद मंत्री नहीं था। अगले कॉलर के पास चलते। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नरेला से, दिल्ली नरेला से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल सर ये है, सर बीजेपी जो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार महंगाई बढ़ा रहा है, कांग्रेस बीजेपी का सरकार आने के बाद तेल का रेट कम कर देगा? हेलो। धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं। तीसरे मोर्चे की बात हुई है अपने देश के लिए, तब तक इसमें देखा गया है कि हर बार तीसरे मोर्चे के लिए जितने भी सरकार हैं, ऑल पार्टीज जो भी हैं, ये अपने केवल स्वार्थ के लिए
लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा तीसरा मोर्चा किए, इसमें जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे में। जनता तीसरे मोर्चे का विरोध करे। इन क्षेत्रीय दलों की राजनीति तो तीसरे मोर्चे के नाम पर परवान चढ़ जाती है, मगर इससे जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये दल कभी भी देश हित में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। राष्ट्रीय दल तीसरे मोर्चे के नेताओं की पोल खोलें। जिस तरह से तीसरे मोर्चे के नेता सरकारों को समर्थन देकर उन पर दबाव बनाते हैं और राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के बजाय क्षेत्र हित में कानून बनाने का दबाव डालते हैं, इनकी इन करतूतों को जनता के सामने लाएं। बुद्धिजीवी आगे आकर तीसरे मोर्चे के नेताओं की हकीकत बताएं। जिस तरह से तीसरे मोर्चे के नेता देश हित के बजाय निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, सरकारों पर दबाव बनाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, इनकी इसी नीति महत्वाकांक्षा को बुद्धिजीवी आगे आकर जनता को बताएं। मौजूदा सरकारें तीसरे मोर्चे के नेताओं के आगे ना झुकें। तीसरे मोर्चे के नेता अपनी क्षेत्रीय राजनीति को साधने के लिए देश की मौजूदा नीति को ही बदलने लगते हैं। इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो जाती है। इसीलिए क्षेत्रीय दलों के दबाव की बजाय देश हित में फैसला लिया जाए। ये उपाय हो सकते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में यही कहूंगा कि आखिर हमको इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए देश जरूरी है या राजनीतिक दल जरूरी है। देश हमारा साध्य है, राजनीतिक दल हमारे साधन हैं। नेता हमारा साधन है, राजनीतिक दल और उसके द्वारा अंतिमतः देश हमारा साध्य है। बहुत बार किसके लिए क्या है ये जाने परखे बगैर, समझे बगैर हम सोचते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और बहुत बार व्यक्तिगत पसंद के आधार पर हम नेता के फैन बनते हैं और वो नेता अपनी फैन की हवा में अपने नाम को और अपने झंडे को तो चमकाता है, लेकिन देश का झंडा उसके एजेंडे में नहीं होता। इसलिए जिसके एजेंडे में देश का झंडा है वो व्यक्ति सामने आए, वो दल सामने आए जिस दल में लोकतंत्र हो, वो दल सामने आए जिसमें आम आदमी का प्रतिनिधित्व हो। वो केवल एक किसी व्यक्ति, परिवार या किसी एक के कहने पर चलने वाली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ना हो। दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें हमारे देश के सबसे निचले हिस्से तक, हम जब तमिलनाडु केरला तक जाते हैं तब हमको कई राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों की तरह लगते हैं। उनके मुखिया उनके मालिक है और वहां पर चुनकर आने वाले विधायक या सांसद या कई बार तो उनके नीचे बनने वाले मुख्यमंत्री भी उनके नौकर। देश के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां, ये थर्ड फ्रंट और इस गठजोड़ की राजनीति ये विकल्प नहीं हो सकती। इस बार देश को समझना होगा कि अब कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। जब हम किसी ऐसे मोड़ पर वाहन चलाते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, तब हम कोई खतरा मोल नहीं लेते, सावधानी के साथ चलते हैं। देश भी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर हमको कोई प्रयोग करने की संभावना नहीं है। किसी नए सिकिया के हाथ में हम गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ड्राइवर कैसा है इस पर निर्भर होता है कि वो कहां जाएगी। बहुत बार आप याद करके देखिए कि पूरी गाड़ी पियक्कड़ लोगों की है, डकैतों की है, उसमें चोर लुचक्के बैठे हैं, लेकिन कोई मजबूत गाड़ी चलाने वाला है तो गाड़ी सही जगह पर जाएगी। लेकिन कल्पना करिए कि पूरे गाड़ी में सज्जन बैठे हुए हैं, विचारक बैठे हैं, चिंतक बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, लेकिन कोई बेवकूफ अगर उस गाड़ी को चला रहा है या पियक्कड़ शराब पीकर गाड़ी को चला रहे, तो गाड़ी में सारे सज्जन होने के बावजूद भी गाड़ी गलत हाथों में होने के कारण गलत जगह जाएगी, एक्सीडेंट होगा। इसलिए देश का नेता, गाड़ी चलाने वाला कौन है, यह भी जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।